वेलकम चिल्ड्रन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 16 क्लास 8 और चैप्टर का नाम है लाइट। आज हम इस सेशन में पूरा चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, regular and diffused reflection, then human eye defects and care of eyes. ओके, तो चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। हम कैसे चीज़ों को देख पाते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप किस तरह किसी चीज़ को देख सकते हैं? अंधेरे में आप किसी चीज़ को क्या देख सकते हैं? नहीं। देखने के लिए हमको लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अंधेरे में हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? देखने के लिए कोई भी चीज़ की सिर्फ आँखों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमको लाइट की ज़रूरत है। तो हमसे क्या पता, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ओनली आई इज़ नॉट सफिशिएंट टू सी एनी ऑब्जेक्ट, लाइट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी हम किस तरह देखते हैं। देखो, ये देखो बच्चों, यहाँ कुछ पिक्चर हमने दिखाया है आपको। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि लाइट बल्ब एक है, उसके बाद एक बैटरी है और हमारा आँख है। तो हम बैटरी को देख रहे हैं या फिर बल्ब को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? बल्ब से लाइट बैटरी के ऊपर गिरता है और वहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों के ऊपर जब गिरता है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्योंकि लाइट तो बैटरी से प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो फिर हम बैटरी को किस तरह देख सकते हैं कि लाइट बैटरी के ऊपर गिरेगा, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई को जाएगा, तब हम उसको देख पाएंगे। ठीक उसी तरह बल्ब का हम कैसे देखते हैं? क्योंकि बल्ब खुद जल रहा है, तो इसीलिए वो लाइट रे सीधा हमारे आंखों तक पहुंच रहा है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, सो इससे क्या पता चल रहा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अंधेरे में देख नहीं सकते। देखने के लिए हमको लाइट की ज़रूरत है। ऐसे हमने बहुत सारा पिक्चर यहाँ रखी है। जैसे यहाँ देखो, आप देख सकते हो एक डॉल रखा गया है रेड कलर का। उस डॉल को हम कैसे देखते हैं? क्योंकि डॉल के ऊपर अंधेरा है चारों तरफ, तो टॉर्च का लाइट जब गिरता है वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक जब आता है तब हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम देखेंगे एक्टिविटी टू शो रिफ्लेक्शन। तो अभी हमने बच्चों बात किया कि रिफ्लेक्शन की वजह से, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये हमको कैसे पता चलेगा? चलिए एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। फिक्स ए व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल। टेक ए कॉम एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। एक टेबल के ऊपर हम एक व्हाइट शीट लेंगे, उस वाइट शीट के ऊपर एक कॉम को रखेंगे, कंघी को रखेंगे और कंघी का जितने सारे ओपनिंग्स है उसको बंद कर देंगे, सिर्फ एक को खुला रखेंगे। यू कैन यूज ए स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। थ्रो लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड। अभी कॉम को हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर करके राइट एंगल में हम पेपर के साथ राइट एंगल करके कॉम कर रखेंगे। कॉम का सारे जो छेद है वो बंद हुआ है, सिर्फ एक छेद खुला है। ठीक है, अभी उस छेद के थ्रू हम क्या करेंगे? टॉर्च का लाइट गिराएंगे। With slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the
कॉम कॉम का एक साइड से हम जब लाइट टॉर्च के थ्रू हम गिराते हैं तो दूसरी तरफ हमको एक लाइट का रे दिखाई देता है। तो हम यहाँ देखेंगे बच्चों, ये देखो हमने क्या लिया, टेबल के ऊपर हमने एक वाइट शीट लिया और उस वाइट शीट को ऊपर हमने लाइट रे को गिराया। किस तरह? कॉम का जो होल है, एक ही होल के थ्रू हमने लाइट रे को गिराया। और वो लाइट रे किसके ऊपर गिर रहा है? लाइट रे इज फॉलिंग ऑन ए प्लेन मिरर। आप देख सकते हो प्लेन मिरर के ऊपर लाइट रे गिर रहा है, लेकिन ये लाइट रे फिर वापस आ रहा है। इसका मतलब क्या है? लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो लाइट मिरर के ऊपर गिर रहा है वो फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया? आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन से लाइट रे गिर रहा है मिरर के ऊपर, उसका जस्ट अपोजिट उसका दूसरे डायरेक्शन में वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मूव कर रहा है। ठीक है, और जो लाइट रे मिरर को स्ट्राइक करता है, आई मीन जो लाइट रे टॉर्च से निकल के मिरर के ऊपर गिरता है उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। और जो रे मिरर से वापस आता है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंसिडेंट रे क्या है और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये देखो बच्चों, ये एक स्मूथ सरफेस है, मिरर है, नीचे मिरर रखा गया है, टॉर्च लाइट हम गिरा रहे हैं इसके ऊपर। तो गिरने के बाद क्या होता है? वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो टॉर्च से जो लाइट आता है उसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर वापस जा रहा है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा इंसिडेंट रे क्या है और रिफ्लेक्टेड रे क्या है। ठीक है, नाउ अभी हम देखेंगे, ये देखो बच्चों, यहाँ हमने टॉर्च के थ्रू एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के में छोटा सा होल बनाया और सामने एक मिरर रखा। टॉर्च के द्वारा हमने लाइट रे मिरर के ऊपर गिराया। तो अभी मिरर से जो पिंक कलर रे देख रहे हो वो है आपका लाइट रे। लाइट रे में हमने जैसे आपको बताया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों है। अभी ये दोनों के बीच हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आप डॉटेड लाइन देख सकते हो, वो है आपका एग्जैक्टली एट द पूरा इक्वली डिवाइड करने वाला जो लाइन है। ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक एंगल क्रिएट होता है। उस एंगल को बीच में से डिवाइड करने वाला जो रे होता है उसको कहा जाता है नॉर्मल। और या फिर आप बोल सकते हो कि इंसिडेंट रे जहाँ गिर रहा है वहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसको कहा जाता है नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं अभी आगे जाकर हम जानेंगे इसके बारे में। ये देखो, ये देखो बच्चों, मिरर के ऊपर ये ब्लू कलर से दिखाया गया है आपको इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से निकल रहा है? इंसिडेंट रे इज फॉलिंग ऑन द मिरर सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द surface of the mirror. Now in between this incident ray and reflected ray where the two ray joins, दो रे जहाँ पर ज्वाइन कर रहा है वहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मिरर के ऊपर, तो वो हो गया आपका नॉर्मल। तो अभी हमको तीन लाइन मिल रहे हैं, इंसिडेंट रे, देन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। नाउ यू कैन सी चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
आपका नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम कैसे लिखते हैं, आई से। ठीक उसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक एंगल क्रिएट हो गया है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसको हम कैसे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। तो ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है बच्चों, आपको याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, और नॉर्मल क्या है। तो अभी हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये जो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा उसके बेसिस पे हम अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। व्हाट इज द लॉ? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों? द एंगल ऑफ इंसिडेंट, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है वो एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी जो एंगल नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं। और दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane। आप देखो बच्चों, यहाँ से जो लाइट गिर रहा है या फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है और नॉर्मल हमने जो ड्रॉ किया है वो मिरर का एक ही साइड में है। सो इससे हमको पता चलता है कि ये तीनों जो लाइन है ये तीनों एक ही प्लेन में है। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो पहला लॉ तो हमको समझ में आ गया कि इंसिडेंट रे और हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है, हाउ दैट इज सेम। अभी हम एक्टिविटी टू शो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी तीनों रे एक ही प्लेन में रहते हैं, ये हमको दिखाना है। तो वही सेम सेटअप लेना है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या लेना है, एक स्टीप पेपर और एक चार्ट पेपर लेना है, एंड लेट द शीट प्रोजेक्ट ए लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल एंड कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल। Look at the reflected ray. Make sure that the reflected ray extends to the projected portion of the paper। तो यहाँ हम आपको पिक्चर दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। Bend that part of the projected portion on which the reflected ray falls. Now can you still see the reflected ray? Bring the paper back to the original position. Can you see the reflected ray again? तो अभी हम देखेंगे बच्चों, ये रहा आपका सेटअप। अब हमने देखो यहाँ पर पेपर को थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसको कट कर दिया जहाँ से लाइट गिरता है और जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है लाइट। तो जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ से हमने फोल्ड कर दिया पेपर को। तो अभी हमको क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ इंसिडेंट रे दिखाई देगा। फिर से हम अगर पेपर को सीधा कर देते हैं, देखो यहाँ कट किया गया है पेपर को, राइट साइड में आप देख सकते हो पेपर को कहाँ तक कट किया जा रहा है, जहाँ पर इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे टच कर रहा है मिरर को, वहाँ तक कट करके हम अगर फोल्ड कर देते हैं पेपर को तो हमको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई नहीं देगा। लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कब दिखाई देगा, हम जब पेपर को सीधा कर देते हैं। ठीक है, पेपर को बेंड किए थे तो हमको रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखाई दिया। अभी हम आपका पेपर जो बेंड कर दिया था कट करने के बाद, उसको अगर सीधा कर देंगे तो हमको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, जिस तरफ इंसिडेंट रे होता है उसी तरफ ही रिफ्लेक्टेड रे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है, और हम नॉर्मल किस तरफ ड्रॉ करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन से तो नॉर्मल को ड्रॉ नहीं करते, जिस तरफ है हमारा
क्या इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे उसी तरफ ही हम नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रूव हो जाता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता है। देखो यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन दे दिया, हमने क्या ऑब्जर्व किया। When the whole sheet of the paper is spread on the table, it represents one plane. The incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray are all in this plane. हम आपको एक्टिविटी में दिखाया, when you bend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. हम अपने दूसरे जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में ये सारा एक्टिविटी हम फिजिकली करके आपको दिखाएंगे बच्चों। आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और सारे एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि पेपर को जब हम कट करके बेंड कर देते हैं तो हमको रिफ्लेक्टेड रे दिखाई नहीं देता, और जब हम उसको सीधा कर देते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे दिखाई देता है। नाउ अभी मिरर हम यूज़ किए हैं दोनों एक्टिविटी में, और आपको सभी को पता है कि मिरर में हम अपना इमेज को देखते हैं। तो ये जो मिरर में इमेज फॉर्म हो रहा है, उस इमेज का नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। द इमेज इज़ वर्चुअल, जो कि आप स्क्रीन में या अपने हाथों से उसको पकड़ नहीं सकते, सो इट इज कॉल्ड वर्चुअल। द इमेज इज अपराइट, इमेज सीधा होता है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े रहोगे तो आपका सर नीचे और पैर ऊपर नहीं हो जाता, सो ये आप जैसे हो, मतलब पैर नीचे है ऊपर की तरफ सर है, तो वैसे ही दिखाई देगा। सो दैट इज कॉल्ड अपराइट, सीधा दिखाई देता है इमेज। The image formed has the same size as the object. हमारा साइज जो होता है, हमारा जो इमेज बनता है मिरर में, उसका साइज बराबर होता है। The image is as far behind the mirror as the object in front of the mirror. हम ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर के सामने रखते हैं तो जितना डिस्टेंस में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर से, इमेज भी उतना ही डिस्टेंस में फॉर्म होता है। द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ऑब्जेक्ट हमेशा परपेंडिकुलर होता है मिरर के साथ, सो इमेज इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मिरर। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप देखो, आप जैसे मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट हैंड राइट की तरफ और राइट हैंड लेफ्ट की तरफ दिखाई देता है, सो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्सन। सो ये रहा बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिविटी 16.3 आपके टेक्स्ट बुक का, इसको पढ़ेंगे हम। इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, ए सोर्स ऑफ लाइट O is placed in front of a plane mirror। जो आपको नीचे दिखाया जा रहा है स्ट्राइप्ड पोर्शन, दैट इज द मिरर, प्लेन मिरर, और O एक पॉइंट है जहाँ से हमारा लाइट इंसिडेंट हो रहा है प्लेन मिरर के ऊपर। टू रेज OA एंड OC आर इंसिडेंट ऑन इट, दो रे इसके ऊपर गिर रहा है। O से डिफरेंट एंगल में हम लाइट को गिरा रहे हैं मिरर के ऊपर, और वो दो रे क्या है, OA एंड OC। ध्यान से पिक्चर को देखो बच्चों, और मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनो। कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे? तो रिफ्लेक्टेड रे आप डायरेक्शन पता कर सकते हो डेफिनेटली। आप बच्चों देखो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टेड रे भी, क्योंकि इंसिडेंट रे अलग डायरेक्शन, अलग अलग एंगल में गिर रहा है, अलग अलग पॉइंट में
प्लेन मिरर को टच कर रहा है तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी अलग अलग पॉइंट से निकलेगा। अभी वहां पर हम नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो दो नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो नाउ ड्रॉ द नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू। पी क्यू है मिरर, वहां पर उससे हम वहीं से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल कितने नॉर्मल आएंगे? दो नॉर्मल मिलेंगे। ओके, और ये नॉर्मल हम कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ए एंड सी। हम रिफ्लेक्टेड रे को भी ड्रॉ करेंगे। और हम कैसे ड्रॉ करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जितना एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम दो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं एंड हम उस रे को आगे बढ़ाएंगे एंड अभी देखेंगे डू द टू रिफ्लेक्टेड रे मीट ईच अदर। दो रिफ्लेक्टेड रे क्या मीट हो रहे हैं? अगर आप उसको बहुत आगे बढ़ाते जाएंगे बच्चों तो आप देखेंगे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ आप पिक्चर को मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। जो रिफ्लेक्टेड रे आपने इंसिडेंट रे के साइड में ड्रॉ किया उसको ऑपोजिट साइड से अगर हम उसको बढ़ा दें नीचे की तरफ, मिरर का नीचे की तरफ या पीछे की तरफ हम उस रे को अगर बढ़ा दें तो आप देखेंगे कि दोनों रे एक पॉइंट पर जाकर ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इफ द इंसिडेंट रे आर कमिंग फ्रॉम ए सेम पॉइंट then the reflected rays are also meeting at the same point। रिफ्लेक्टेड रे भी एक ही पॉइंट में मीट करेंगे। तो इस तरह हम जितने सारे लाइट रे लेंगे एक पॉइंट से उसका जितने रिफ्लेक्टेड रे बनेंगे सारे रिफ्लेक्टेड रे एक ही पॉइंट में जाकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो बच्चों हमने आपको लेटरल इन्वर्सन के बारे में बताया था। ये लेटरल इन्वर्सन का एप्लीकेशन यहाँ पर हम आपको बताते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। When an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of the object appears to become left side of the image and left side of the object appears to become the right side of the image। अब हम आपको बताए हैं कि राइट साइड लेफ्ट साइड की तरह दिखता है और लेफ्ट साइड राइट साइड दिखता है। इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा एम्बुलेंस के सामने जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। ठीक है, वो सीधा लिखा नहीं होता। उसको ऐसे क्यों लिखा जाता है? बिकॉज सामने जो गाड़ी जाती है, एम्बुलेंस के सामने जो गाड़ी जाती है, एम्बुलेंस में क्या जाता है? पेशेंट जाते हैं। तो एम्बुलेंस के सामने जो गाड़ी जा रही है उसमें प्लेन मिरर रखा हुआ है। तो अभी पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, उसको कैसे पता चलेगा? अगर एम्बुलेंस सीधा लिखा होता तो क्या होता? उसको उल्टा दिखाई देता सामने जो गाड़ी का जो ड्राइवर है और वो पढ़ने के लिए उसको टाइम लगता कि क्या लिखा है। तो इसीलिए एम्बुलेंस में उल्टा लिखा जाता है ताकि सामने वाला ड्राइवर को मिरर में एम्बुलेंस जो लिखा हुआ है वो सीधा दिखाई दे और उसको पता चल जाएगा कि उसके गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस आ रहा है और एम्बुलेंस में पेशेंट होता है। उसका जान बचाने के लिए एम्बुलेंस को पहले रास्ता छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए बच्चों एम्बुलेंस में द एम्बुलेंस वर्ड इज रिटन इन ऑपोजिट वे। ठीक है, उल्टा लिखा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बच्चों दो तरह का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। In regular reflection, all the light that fall on the reflecting surface is reflected in a definite direction। हम आपको पिक्चर दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस के ऊपर लाइट
गिरता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जितने लाइट रे गिरते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होते, एक डेफिनाइट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं होते। कुछ रे कुछ डायरेक्शन में जाते हैं और कुछ रे कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन ए स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड सरफेस जैसे प्लेन मिरर। और आपका जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या आपका जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है जनरली वो अनइवन या रफ सरफेस में होता है। ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बच्चों, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बीच। अभी हम देखेंगे, पिक्चर देखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे किस तरह होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे किस तरह होता है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो बच्चों, हमने लेफ्ट साइड में रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाया है, यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर लिया है। तो प्लेन मिरर में जो सरफेस होता है प्लेन मिरर का वो पॉलिश्ड होता है और स्मूथ होता है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो जितने सारे इंसिडेंट रे हैं रिफ्लेक्ट हो रहा है वो एक डेफिनाइट डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर सरफेस क्या है, रफ है, अनइवन है, इसीलिए जितने इंसिडेंट रे इसके ऊपर गिरते हैं उसका जितने रिफ्लेक्टेड रे रिलीज होते हैं सरफेस से वो सारे इधर उधर इधर उधर के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसका कोई रेगुलरिटीज नहीं है, इसीलिए उसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहा जाता है। Remember that the diffused reflection is not due to the failure of the law of reflection। देखो बच्चों, हम ये नहीं बोल सकते कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। अगर आप सही तरह ड्रॉ करेंगे तो आपको वही दोनों जो लॉ है रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, वो दोनों ही प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये अनइवन सरफेस, irregularities in the surface is that's why the reflecting surface is not regular, not smooth, that's why the reflected rays are मूविंग हियर एंड देयर एंड उनका डायरेक्शन इधर उधर जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बताएंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। आपने बच्चों, आप जब अपना बाल कटवाने जाते हो बार्बर के पास, तो बार्बर शॉप में वो क्या करता है, आप बाल काटने के बाद आपको पीछे एक मिरर रख के दिखाता है ताकि आप अपना जो बाल का जो शेप है काटने के बाद किस तरह दिख रहा है आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड ऑपोजिट टू ईच अदर, द फर्स्ट मिरर रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट्स surface when this reflected light falls on the second mirror which reflects this light। अभी देखो, दो मिरर आमने सामने रखा गया है, तो एक मिरर के ऊपर जब लाइट गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर के ऊपर होता है, फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होके पहले मिरर पे गिरता है, फिर पहला मिरर से रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे गिरता है। तो इसी तरह लाइट अगेन एंड अगेन रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट एंगल में एक दूसरे के ऊपर गिरते रहते हैं। ठीक है, और जिसके वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइट एक बार रिफ्लेक्ट हुआ है वो सेकेंड टाइम भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर डिफरेंट एंगल में लाइट आकर मिरर के ऊपर गिरेगा तो डिफरेंट एंगल में रिफ्लेक्ट होके दूसरे मिरर पे गिरेगा और वहां से फिर से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम पीछे, हमारे जो पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसको हम किस तरह देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे दैट फॉल्स ऑन द मिरर दैट इज प्रेजेंट ऑन आवर बैक साइड। हमारे पीछे जो मिरर है उसमें तो डायरेक्ट लाइट गिर नहीं रहा है, वो कहाँ से लाइट आ रहा है, जो पहला मिरर हमारे सामने जो मिरर है उस मिरर से लाइट रे
रिफ्लेक्ट होता है, फिर हमारे पीछे जो मिरर है उसके ऊपर गिरता है, तभी हम अपना जो पीछे वाला पार्ट है हेड का उसको हम देख सकते हैं। ये बच्चों यहाँ कुछ एक्टिविटीज हम देखेंगे। इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम दो मिरर को अगर इस तरह परपेंडिकुलर रख देंगे, राइट एंगल में रख देंगे 90 डिग्री में, तो कितने इमेज फॉर्मेशन होंगे बच्चों? इसके लिए एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो दो मिरर को जिस एंगल में रखा जाता है, चाहे वो कितने भी एंगल में क्यों ना रखा जाए, हमको उसका इमेज का नंबर पता चल जाएगा। देखो ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, सो द फॉर्मूला फॉर दिस इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय द एंगल बिटवीन द टू मिरर। यहाँ पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 डिग्री इज इक्वल टू 4। अभी हम नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? -1 कर देंगे 4 से। दैट मीन्स व्हाट इज द फॉर्मूला? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय द एंगल बिटवीन द टू मिरर -1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम डाल के अगर मिरर को किसी भी एंगल में रखा जाता है तो हम उसका नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। मान लो दो मिरर को हम पैरेलली रखते हैं। पैरेलली रखने से कितना इमेज होगा? हम अगर दो मिरर को पैरेलली रखते हैं तो वो दोनों के बीच एंगल होगा 0। सो 360 डिग्री बाय 0 मीन्स हाउ मच? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो आपको इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेज मिलेंगे व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अभी हम देखेंगे बच्चों किस तरह कैलेडोस्कोप बनाया जाता है, और ये कैलेडोस्कोप होता क्या है। कैलेडोस्कोप आप अपने घर में बना सकते हो। दिस इज एक्टिविटी 16.6 ऑफ योर बुक। टू मेक ए कैलेडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप। 3 मिरर स्ट्रिप लेना है आपको, और सबका साइज सेम होना चाहिए। यहाँ पर आपको 15 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया गया है और 4 सेंटीमीटर वाइड दिया गया है, और ये तीनों को हम प्रिज्म शेप में ज्वाइन कर देंगे। देन फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर इन ए सर्कुलर कार्डबोर्ड। सर्कुलर कार्डबोर्ड के अंदर इसको फिक्स कर देंगे जिस तरह पिक्चर में दिखाया गया है। एंड मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप। आप जो सर्कुलर कार्डबोर्ड लिया है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय ए कार्डबोर्ड डिस्क having a hole in the center through which you can see, and to make the disc durable paste a piece of transparent plastic sheet या फिर सेलो टेप लगा सकते हो। और एक साइड में आप क्या किए? कार्डबोर्ड लगा दिए, जो आपका रेड कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है, हमने कार्डबोर्ड लगा दिया, और जो व्हाइट कलर जो जिस तरफ दिखाई दे रहा है उस तरफ हमने कार्डबोर्ड लगा दिया, और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल बना दिया। ठीक है, और दूसरे एंड में हम क्या बनाएंगे? जो 3 मिरर है उस मिरर को अटैच करके एक प्लेन ग्लास प्लेट लगा देंगे। तो हमारा जो 3 मिरर को हमने जो प्रिज्म शेप में अरेंज किया है उसके एक तरफ कार्डबोर्ड लगा देंगे, उसमें एक छोटा सा होल बना देंगे, और दूसरे तरफ जो है वहाँ पर हम एक सिर्फ प्लेन ग्लास लगा देंगे। उसके बाद उसके अंदर हम छोटे छोटे डिफरेंट कलर के ग्लास के टुकड़े या फिर पेपर के टुकड़े, बैंगल्स के टुकड़े रख सकते हैं। अभी हम उसको जैसे घुमाएंगे और देखेंगे तो हमको डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप घर में खुद कर सकते हो। मेथड दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद ये कैलेडोस्कोप हमने जो बनाया उसका यूजेस क्या है?
एन्जॉयमेंट ऑफ ब्यूटीफुल इमेज, आप वहाँ पर डिफरेंट पैटर्न देख सकते हो डिफरेंट कलर के। आप अगर जितने तरह का कलर लोगे उतना ब्यूटीफुल बनेगा आपका इमेज। तो एक है एन्जॉयमेंट ऑफ ब्यूटीफुल इमेजेस। देन नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ टेपेस्ट्रीज, रॉक्स एंड कारपेट्स। कारपेट का डिज़ाइन बनाने के लिए ये कैलिडोस्कोप हम यूज़ कर सकते हैं। देन पढ़ाने के लिए आपको कैलिडोस्कोप कैसे बनता है वो, दैट इज़ फॉर एजुकेशन। देन लर्निंग ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस रिडक्शन, अगर किसी को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए कैलिडोस्कोप में डिफरेंट पैटर्न डेवलप करा के उसका स्ट्रेस को हम किसी का कम करा सकते हैं। मेडिटेशन डिवाइस दैट increases the creativity and क्रोमा थेरापी, कलर थेरापी, कलर अफेक्ट्स, क्योंकि कलर हमारे इमोशन को अफेक्ट करता है, तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज करके हम किसी का इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड मंडलास जो होता है सिंबल ऑफ वननेस विद द यूनिवर्स, ये भी हम बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 16.7। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट किस तरह डिस्पर्स होता है। यहाँ पर हमको लेना है एक प्लेन मिरर एंड इसको हम रखेंगे एक कटोरी में, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। आप देखो एक छोटा सा कटोरी लिया गया, उसमें मिरर को रखा गया है। उसके बाद उस बाउल को, कटोरी को हम पानी से भर देंगे एंड put this arrangement near a window in such a way that direct sunlight falls on the mirror. Adjust the position of the bowl so that the reflected light from the mirror falls on a wall. If the wall is not white, fix a sheet of white paper on it. Reflected light will be seen to have many colors. How can you explain this? देखो बच्चों, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कटोरी में मिरर लिया, मिरर को जैसे पिक्चर में दिखाया गया है वैसे रखेंगे और कटोरी में हमने पानी ले लिया और उस कटोरी को हम ऐसे जगह पर रखा जहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आता हो और मिरर के सामने हम एक कार्डबोर्ड रखेंगे और उसमें एक होल बना देंगे ताकि पूरा लाइट जाकर सीधा मिरर के ऊपर गिरे। अभी आप देखोगे कि मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है वो एक दीवार के ऊपर गिर रहा है। दीवार वाइट कलर का होना चाहिए। अगर दीवार वाइट कलर का नहीं है तो दीवार पे हम एक वाइट पेपर चिपका देंगे। तो बच्चों, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वाइट पेपर के ऊपर गिरता है तो आप देखोगे कि उसमें डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो लाइट इंसिडेंट हुआ, मिरर के ऊपर गिरा सनलाइट, वो हमको वाइट दिखाई दिया, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट होके आकर पेपर के ऊपर गिर रहा है तो उसमें डिफरेंट कलर्स हमको दिखाई देता है। एंड दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। Splitting of light into its color is known as dispersion of light. Very very important children. What is dispersion? The splitting of light into its color. Okay. So इसी तरह the प्रिज्म में भी इस तरह लाइट का डिस्पर्शन होता है जिसके वजह से हम डिफरेंट कलर को देख सकते हैं। डिस्पर्शन की वजह से हम रेनबो में भी हम देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स। ठीक है बच्चों, ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि रेनबो में क्यों डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। सन रे तो एक ही कलर दैट इज़ वाइट कलर दिखाई देता है, लेकिन इसमें ऑल द 7 कलर्स आर देयर जो कि हम रेनबो में देखते हैं। क्योंकि रेनबो तब बनता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर यानी वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट पास होता है तो वो डिस्पर्स हो जाता है, यानी लाइट रे स्प्लिट हो जाता है और उसमें जितने कलर होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं। अभी हम अपने आँखों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे आँख ही ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं।
आँखों का पहले मैं स्ट्रक्चर आपको बता दूं बच्चों। आँखों का जो है, आपको सभी को पता है, आई का दो आईलिड होता है, अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड, जो कि आँखों को प्रोटेक्शन देता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका जो आई बॉल है। यहाँ पर हमने आई बॉल का डायग्राम आपको हमने दिखाया है। आप देख सकते हैं सबसे जो बाहर एक लेयर है उसको कहा जाता है कॉर्निया। उसके नीचे उसके थोड़ा अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेंस है, और लेंस के दोनों तरफ आप पिंक कलर के कुछ आई मीन सम मसल्स देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सीलियरी बॉडी। और ये दोनों सीलियरी बॉडी के बीच में एक ओपनिंग होता है, उसको कहा जाता है प्यूपिल। और इस लेंस के पीछे एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर में एक फ्लूइड होता है जिसको कहा जाता है विट्रस ह्यूमर। और ये चैम्बर के सामने भी एक फ्लूइड होता है जिसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमर। अभी हमारा जो लेंस के पीछे वाला हिस्सा है, जो चैम्बर है, चैम्बर के पीछे एक लेयर होता है, वहाँ पर रेटिना होता है। और रेटिना में दो तरह का सेल होते हैं, एक है रॉड सेल एंड कॉन सेल। रॉड सेल आपका लाइट एंड डार्क विजन के लिए, ब्राइट विजन के लिए होता है, बट आपका जो कोन सेल होते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलर्ड विजन। ठीक है, तो यहाँ पर और एक जगह होता है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ऑप्टिक नर्व रिलीज हो रहे हैं एक जगह से। तो ऑप्टिक नर्व जहाँ से रिलीज होते हैं उसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। और ये ब्लाइंड स्पॉट पर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता। तो अभी हम देखेंगे ह्यूमन आई का जो डिफरेंट पार्ट्स है। ह्यूमन आई बॉल इज लाइक ए सिंपल कैमरा। इसका सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको कहा जाता है स्क्लेरा। इट इज द आउटर वॉल। इट इज हार्ड एंड लाइक ए लाइट टाइट बॉक्स। Then below that is inner to the sclera cornea is present, जो and crystalline lens होता है। एंड इसमें लेंस जो कि कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस होता है। सो कैमरा में जिस तरह होता है उसी तरह ही अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड लेयर होता है रेटिना। इट इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द आई बॉल like the film, and iris, it is like the diaphragm on the stop in a camera। कैमरा में जिस तरह स्टॉप होता है ना, उसको एडजस्ट किया जाता है उसका होल को बड़ा छोटा करने के लिए। तो ये आइरिस एक मसल है जो कि उसके बीच, दो आइरिस के बीच जो होल होता है उसको प्यूपिल कहा जाता है। प्यूपिल का साइज बड़ा छोटा करने के लिए ये आइरिस का यूज होता है। देन eyelid are the it can be compared with the lens cover, जो कि हमारा आई बॉल को प्रोटेक्ट करता है। अभी आई लैश एंड आईब्रो के बारे में पढ़ेंगे। द आई लैशेस एंड आईब्रो प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर द आई by preventing the entrance of microbial agents and dust and other matter that can cause harm to eye। ठीक है, तो आई लैश एंड आईब्रो का मेन काम होता है प्रोटेक्शन। देन अभी देखेंगे हम आई का जो डिफरेंट पार्ट हमने पढ़ा उनका फंक्शन क्या होता है। स्क्लेरा, स्क्लेरा प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द आई बॉल। देन कॉर्निया, it refracts the light ray। refracts the light ray means जब लाइट इसके ऊपर, कॉर्निया के ऊपर गिरता है तो उसके पीछे जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड के थ्रू एक डिफरेंट एंगल में लाइट पास होता है और वो लाइट जाकर प्यूपिल के थ्रू जाकर लेंस के ऊपर गिरता है। प्यूपिल इट द ओपनिंग थ्रू व्हिच द लाइट एंटर्स। अगर ब्राइट लाइट होता है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, अगर आपका डीम लाइट होता है तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है। देन ciliary body, it holds the lens। then iris, it is
इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल कब छोटा होगा कब बड़ा होगा, ये आइरिस के द्वारा होता है। देन रेटिना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं देखने के लिए। और यहाँ पर दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड सेल एंड कोन सेल। रॉड सेल्स मेक ब्लैक एंड व्हाइट विजन एंड कोन सेल मेक्स कलर विजन पॉसिबल। ओके, ये एक important point you have to note children. The impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1/116 of a second. तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका इमेज बनता है रेटिना के ऊपर, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो इमीडिएटली डिसअपियर नहीं होता। जब हम अपने आँख को बंद करते हैं वो कुछ सेकंड तक रेटिना में रहता है। इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद भी अगर हम कोशिश करें चाहे तो उस ऑब्जेक्ट को आँख बंद करने के बाद भी हम देख सकते हैं। तो अभी देखो बच्चों, कुछ आई का डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल विजन एंड मायोपिया, हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो आई डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक तीसरा डिफेक्ट भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, नॉर्मल विजन एंड मायोपिया। नॉर्मल विजन कब कहा जाता है? जब हम किसी चीज़ को नॉर्मल डिस्टेंस से किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, क्लियर पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए और 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द नॉर्मल विजन रेंज। वो है नॉर्मल विजन का रेंज। अगर 25 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा कोई चीज़ हम पढ़ नहीं सकते या ठीक से देख नहीं सकते, इसका मतलब है कि हमारे आँखों में कोई डिफेक्ट है। तो ऐसा क्यों होता है? आप देखो बच्चों, फर्स्ट पिक्चर जो है, जो नॉर्मल विजन है वहाँ पर लाइट रे कहाँ गिरता है आप देख सकते हो क्लियरली। लेकिन जब हमको शॉर्ट साइटेडनेस होता है, यानी नज़दीक का चीज़ क्लियर दिखाई देगा लेकिन दूर का चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देगा, तो उस केस को कहा जाता है मायोपिया। तो उस केस में आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह आपका जो लाइट रे किस तरह दूसरे जगह पर, अलग जगह पर गिर रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हमको बाई कनकेव लेंस पहनना है। ठीक है, तो देखो ये लेंस का शेप दिया गया है। तो ये लेंस अगर हम पहनेंगे तो जो लाइट रे आता है वो नॉर्मल रे की तरह जहाँ गिरना चाहिए वहाँ गिरेगा एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ये रहा बच्चा नॉर्मल विजन। फिर मायोपिया में क्या होता है, फिर उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम देखेंगे एक दूसरा आई का डिफेक्ट, प्रेसबायोपिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, दिस इज लॉन्ग साइटेडनेस इसको कहा जाता है। यहाँ पर नॉर्मल रे कहाँ गिरता है आप देखो, रेटिना में। ठीक रेटिना के ऊपर गिर रहा है, जो इमेज फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर हो रहा है नॉर्मल में। लेकिन जब प्रेसबायोपिया हो जाता है तो ये क्यों होता है? लेंस जब हार्ड हो जाता है तो ये लेंस का शेप चेंज नहीं हो पाता और जो लाइट का जो हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज क्रिएट होता है वो रेटिना के पीछे बनता है, जिसके वजह से हमको दूर की चीज़ अच्छे से दिखाई देता है लेकिन पास की चीज़ अच्छे से दिखाई नहीं देता। और उसको करेक्ट करने के लिए हमको क्या पहनना है? बाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर हम बाई कन्वेक्स लेंस पहनेंगे तो ये जो डिफेक्ट है आँख का ये करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद और एक कॉमन प्रॉब्लम है आँखों का बच्चों, कैटरैक्ट्स। कैटरैक्ट क्या होता है? यहाँ हम आपको दो पिक्चर दिखा रहे हैं बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं। ऊपर वाला आँखों में आप देख सकते हैं व्हाइट कलर फॉगी
पोर्शन इज देयर आई बॉल में, लेकिन नीचे ये फॉगी पोर्शन इज नॉट देयर। तो लेंस व्हाइट कलर दिख रहा है, ऊपर पूरा उसके चारों तरफ फॉगी दिख रहा है, लेकिन नीचे जो आँख है उसमें आपका फॉगीनेस नहीं है। तो इस डिफेक्ट को कहा जाता है कैटरेक्ट, जहाँ पर आपका लेंस पूरा थिक हो जाता है। लेंस थिक होने के वजह से इमेज ठीक से फॉर्मेशन नहीं हो पाता और हमको कोई क्लियर इमेज दिखाई नहीं देता। तो फर्स्ट केस जो है वो कैटरेक्ट है। देखो उस पर्सन का आंखों में कैटरेक्ट हुआ है, लेंस थिक हो चुका है, जिसके वजह से उसको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है, लेकिन नॉर्मल आंखों में किस तरह इमेज क्लियर दिखाई देता है। ये कैटरेक्ट को करेक्ट करने के लिए जो लेंस होता है, लेंस को, आंखों का लेंस को चेंज करना पड़ता है। उसके बाद हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आप सोचते होंगे कि हम जो पिक्चर देखते हैं सिनेमा हॉल में या फिर टीवी में, वो कैसे बनता है। अभी यहाँ हम वही उसी का ही एक्टिविटी करने जा रहे हैं। गेट ए स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड लो। मेक 2 होल्स, उसमें 2 होल बना दो एंड थ्रेड ए स्ट्रिंग थ्रू द होल्स। होल के थ्रू आप धागे से, धागा उसका बाहर से निकला हुआ होगा दोनों होल से। उसके बाद आप कोई भी पिक्चर आप दिखाना चाहते हो तो उसी को आप उस, अगर स्ट्रिंग को आप अगर खींचते रहोगे तो एक के बाद दूसरा आपका जो पिक्चर आता रहेगा, और इसी तरह हमारा जो पिक्चर हम देखते हैं इसी तरह मूव करता है और हम उसको देख सकते हैं। नाउ केयर ऑफ आईज। आई सबसे वाइटल ऑर्गन है। अगर ये दुनिया की सुंदरता को हम देख सकते हैं तो हमारे आँखों की वजह से, इसीलिए आँखों का केयर लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो किस तरह हम आँखों का केयर लेंगे? अगर आपको आँखों में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए, आई स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। एंड इफ एडवाइज्ड यूज सुइटेबल स्पेक्टेकल। आँखों में आपका जिस तरह का डिफेक्ट है, जैसे हमने 3 डिफेक्ट के बारे में बताया, तो उस डिफेक्ट के हिसाब से आपको लेंस यूज़ करना है। और ज़्यादा लाइट या कम लाइट, बहुत ज़्यादा या बहुत कम लाइट आँखों के लिए ख़राब होता है। इसीलिए आप जब पढ़ाई करते हो तो नॉर्मल लाइट में पढ़ाई करना चाहिए, डिम लाइट या फिर बहुत ब्राइट लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। और टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन, ए पावरफुल लैम्प और ए लेजर टॉर्च कैन इंज्यूर द रेटिना। अगर बहुत ब्राइट लाइट होता है तो आपके रेटिना को ख़राब कर देगा, इसीलिए सन की तरफ डायरेक्ट देखना नहीं चाहिए, वो आपका रेटिना को ख़राब कर सकता है। डू नॉट लुक एट द सन, ओके, बिकॉज इट्स लाइट इज़ वेरी पावरफुल। नेवर रब योर आइज, आँखों को रब नहीं करना चाहिए। इफ पार्टिकल्स और डस्ट गोज इनटू योर आइज, वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर। अगर आपके आंखों में कुछ गिर जाता है तो आप क्लीन वाटर में उसको साफ करना चाहिए। और उसके अलावा भी आपको आराम नहीं मिलता तो यू शुड गो टू ए डॉक्टर। वॉश योर आइज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर, बार बार अपने आंखों को क्लीन वाटर से धोना चाहिए। ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। नॉर्मल डिस्टेंस कितना है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। आपके किताब को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रख के आपको पढ़ना चाहिए। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आई और कीपिंग इट टू फार। आपने आंखों के ज़्यादा नज़दीक नहीं लाना है किताब को, या फिर ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाना है। बच्चों ये कुछ आपके जानकारी के लिए है। देखो, एनिमल्स हैव आईज shaped in different ways. Eyes of a crab are quite small, but they enable the crab to look all around. crab का आँख बहुत छोटा होता है लेकिन वो पूरा चारों तरफ देख सकता है. So the crab can sense even if the enemy approaches from the behind. पीछे से भी आता है तो उसको पता चल जाएगा. Butterflies have large eyes that seems to be made up of thousands of little eyes.
They can see not only in the front and the sides but the back as well. A night bird, owl, can see very well in the night but not during the day. दिन में देख नहीं सकता but रात में अच्छे से देख सकता है. On the other hand, daylight birds like kite, eagle, ये सब दिन में देख सकते हैं, रात को देख नहीं सकते. The owl has large cornea and a large pupil to allow more light to the eye. That's why they can see the object in night. ये बच्चों आपका कुछ विजुअल एड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे किसी को देखने में तकलीफ हो रहा है तो उसके लिए दो तरह का एड्स होता है. एक है ऑप्टिकल एड और एक है नॉन ऑप्टिकल एड्स. द नॉन ऑप्टिकल एड इंक्लूड्स विजुअल एड्स, टेक्चुअल एड्स. मान लो कोई अंधा है, ब्लाइंड है, देख नहीं सकता, तो उसके लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं, यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन इसका हमने एक लिस्ट दिया है यहाँ पर. आपको पता होगा कि आप सब जानते हो ब्रेली के बारे में. तो ब्रेली में क्या होता है, जो लेटर होता है उसको टच करके आप पढ़ सकते हैं जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं. तो ये ब्रेली जो है सिस्टम, उसको डेवलप किया था लुइस ब्रेली ने. और क्योंकि वो विजुअली चैलेंज्ड थे तो उन्होंने एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने एक तरीका डेवलप किया जिससे सारे दुनिया के सारे ब्लाइंड को पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो. और उस लेटर को कहा गया ब्रेली. एंड ब्रेली में क्या होता है, कुछ स्पॉट्स, डॉट्स होते हैं. देयर आर 63 डॉट पैटर्न्स आर देयर एंड ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स ए लेटर. एंड यहाँ आप देख सकते हो कम्बिनेशन ऑफ दैट. देखो ये सी मतलब दो डॉट इस तरह रहेगा, ए मतलब एक डॉट इस तरह रहेगा. तो ये एक पैटर्न बन जाता है जिसके वजह से एक ब्लाइंड आसानी से पढ़ सकता है. लेकिन आपको एक सेंटेंस लिखना हो या फिर एक वर्ड लिखने के लिए उसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए. जैसे यहाँ पर कैट लिखा गया है तो सी का 2 डॉट, ए का 1 डॉट और टी का 4 डॉट. तो इसी तरह जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उसको पढ़ सकते हैं. उस तरह बच्चों आपने सुना होगा हेलन केलर, जो कि विजुअली चैलेंज्ड थे. और लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपने लाइफ में. इनका स्टोरी अगर आपको फ्री टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो और ज़्यादा जानकारी इनके बारे में पता कर सकते हो. तो बच्चों हम जो आपको ये जो एड्स के बारे में बताया, तो विजुअल एड्स के बारे में, टेक्चुअल एड्स मतलब टच करके बता सकते हैं, या फिर अगर कम दिखाई देता है तो चश्मा पहन के देख सकते हैं, ठीक है. या फिर सुन के भी जान सकते हैं. सुनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एड हम यूज़ कर सकते हैं. तो इसी तरह आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुका है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आर देयर फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों. और एक्चुअली यहाँ पर कुछ जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी अगर आप खुद करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा. इसीलिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एक्टिविटी फिजिकली करके आपको दिखाएंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए. आपने वीडियो को अंत तक देखा और हमने अपने लेवल पे कोशिश किया आपको अच्छे से समझाने के लिए. तो आपने वीडियो देखने के लिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद.